अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुश आमदीद करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। एक बार फिर सुबह का आगाज़ हम कर चुके हैं चाय के साथ और हमारी स्टोरीज आज थोड़ी सी जो है ना मुख्तलिफ हैं। वो इस हवाले से भी कि कराची में एक तो मौसम के हवाले से भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कराची में मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो आने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इनके मौसम हवाले से बदल भी आज रहा है। मौसम बिल्कुल बदलने की वजह से जो है ना हम देख रहे हैं कि जी बीमारियां भी जन्म ले रही होती है और ऐसे में अब जो मौसम है वो तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कभी बारिश भी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी कम पानी है, कभी ज्यादा पानी है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी मौसमी जो बीमारियां हैं उसमें पहले हम देखते थे कि जी बुखार हो जाता था बारिशों की वजह से, या कभी हम देखते थे कि किसी को जो है वो टाइफाइड हो जाता था या किसी को कोई और बीमारी। लेकिन अब जो है वो मंकी पॉक्स दोबारा से हम देख रहे हैं कि असर अपना जो है वो पकड़ चुका है। वहीं सूबा सिंध की बात बताई जा रही है कि सूबा सिंध में खैरपुर और सखर में जल्दी अमराज फैलने से 7 बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो अब भी मुतासिर बताए जा रहे हैं। खास करके बताया जा रहा है कि जी सिंध के कई इलाकों में मंकी पॉक्स और खसरा की वबा फैल गई है, जिसके बाइस अब तक 7 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि कई बच्चे मुतासिर बताए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और साथ ही साथ इस हवाले से कमिश्नर सखर हैं जो कि अब्दुल सलीम कुरैशी, उनका ये कहना है कि 4 बच्चों की अमवात मंकी पॉक्स वायरस के सबब हुई है, जबकि जिल्द की बीमारी में 19 बच्चे जो हैं वो मुब्तला पाए गए हैं। जबकि कमिश्नर ने यह भी बताया कि ज्यादातर अमवात जो हैं वो खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में हुई हैं और बीमारी पर काबू पाने के लिए खैरपुर में हंगामी बुनियादों पर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंकी पॉक्स और खसरा से मुतासरा बच्चों के इलाज और बीमारी फैलाव को रोकने के लिए सखर डिवीजन में आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब ये भी बताना चाहेंगे अपने नाजरीन को कि जिस तरीके से ये वायरसेस फैल रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल में होते हैं, हमें नहीं पता या किसी को भी नहीं पता होता कि किसी बच्चे के साथ क्या इन्फेक्शंस हैं या उसको कोई डिजीज है या कोई उसको खसरा जैसी अलामात हैं या उसको किसी किस्म की मंकी पॉक्स की अलामात हैं। बच्चे हाथ भी मिला रहे होते तो घर आए तो जरूर एक तो नहाने वाला सिलसिला और इसके साथ साथ जो है वो हाथ जरूर वॉश करने वाला। और साथ ही साथ ये खसरा और जो इनकी जो अलामात हैं वो बहुत आम सी अलामात होती हैं, जैसे बुखार हो जाना या नाक बहना, इस तरह से की जो अलामात हैं वो बहुत ही आम पाई जाती हैं। हम नॉर्मली बुखार अक्सर मौसम की चेंजिंग की वजह से हो भी जाता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं, तो इस चीज को जो है ना अपने फौरन चेक कराना है। डॉक्टर्स को ना जरूर आप रुजू किया करें। मौसमी तौर पर अगर कुछ तब्दीली आ रही है, बच्चे के रवैये में भी आ रही, तब भी जरूर दिखाएं। और खास करके इससे रिलेटेड बहुत सी वैक्सीन हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि आपके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें और किसी भी किस्म की बीमारी से बच सकें। दूसरी जानिब अब हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो है मेरे ख्याल से पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि पेट्रोल का बड़ा जो है ना हम देखते हैं कि जी चर्चा हो रहा था। वहीं हमने देखा कि हुकूमत सिंध हो गई, हुकूमत पंजाब हो गई, वो रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है, लेकिन ऐसे में जो इल्तमाम किए जा रहे हैं वो बड़े अहम हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि जी जो एप्लीकेशन की ऐप बनाई गई थी उसकी अगर मैं बात करूं तो वो भी फेल हो गई थी, लेकिन 35 लाख से ज्यादा बताया जा रहा था कि लोग हैं जो मुस्तफीद हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है वाकई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन के अंदर इतने लोगों का मुस्तफीद होना थोड़ा सा जो है वो मैं कहती हूँ कि शायद मुश्किल ही हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर कराची एक बहुत बड़ा शहर है और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ जो कि जॉब करने वाले लोग हैं वो मोटरसाइकिल पर ही सफर करते हैं ज्यादातर ना, तो इतना बड़ा ये 35 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 35 लाख लोगों तक अगर मुस्तफीद हुए तो ये तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी है जो काबिश हुकूमत ने की है। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरत पर रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी पर गौर करना शुरू कर दिया है। ज़ारा ने बताया कि सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, जबकि मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज पर भी गौर किया जा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी है कि देखिए आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा की आमद है, कुछ ही टाइम के बाद फिर ज़ाहिर हमारा मजहबी त्यौहार है, तो उसके आने से भी बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारा जो हम कुर्बानी का जो फरीज़ा अदा करते हैं और साथ लोगों के और भी मसले मसाइल हैं, तो सब्सिडी 10 से 20% सब्सिडी जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ कम है।
ठीक, आप सही कह रही हैं, लेकिन उसमें वही बात है कि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ जाती है। वो यही कहते हैं, आपने देखा होगा कि जी बकरा ईद से पहले अदरक लहसुन बहुत महंगा हो जाता है, मसाले जात बहुत महंगे हो जाते हैं, हरी मिर्ची पुदीना बहुत महंगा हो जाता है, टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। ये बात हम उनके लिए कर रहे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर ग्रोसरी कर रहे होते हैं, उनको इस चीज का अंदाजा होता है कि जी अदरक लहसुन क्योंकि गोश्त का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जो मजदूर तबका है जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी जो है ना वो बढ़ जाएगी अगर महंगाई में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे आटा हो गया, रोटी हो गई, तो इस तरह की चीजों की कीमतों में अगर इजाफा हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो है वो मुतासिर यही तबका होता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो कोशिश है खास करके इस काम के लिए कि वो किसी तरीके से अच्छी परसेंटेज के ऊपर सब्सिडी लोगों को दें ताकि जो आम आवाम है उसको रिलीफ फराहम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जानब अगर हम बात करें सूबा सिंध की, तो नेक्स्ट स्टोरी हमारी सूबा सिंध के हवाले से, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खास करके उनका कहना था कि महकमा एक्साइज की वेबसाइट से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तमाम जगहों पे किस तरीके से सब्सिडी दे सकते हैं, हम पेट्रोल पे ही सब्सिडी देते हैं। लेकिन सवाल फिर वहां ये भी बनता है, खास करके मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया जा रहा था फरा के 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं, 6.7 मिलियन अगर मोटरसाइकिल हैं और इनको अगर 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे तो इस तरीके से अगर अमाउंट कैलकुलेट किया जाए तो 13,000 अरब से ज्यादा का अमाउंट बनता है। अगर 13,000 अरब से ज्यादा का अमाउंट ये पेट्रोलियम मसनूआत की मद में ही खर्च कर दें या जो सब्सिडी देने चाह रहे हैं उस पर डायरेक्ट लगा दें तो हर आवाम को, हर फर्द को इससे फायदा हो सकता है। फिर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने की या किसी को जो है वो पेट्रोल पंप पे जाके जो 4 तरह के रजिस्ट्रेशन करवा के जो प्रोसेस किया जा रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जाहिर है लोग बहुत ज्यादा जो ना इससे इरिटेट भी हो जाएंगे कि एक तो फिर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का मसला हो गया या फिर वो ट्रांसफर के जो सारे मामलात हैं, तो ये एक बहुत लंबा लेकिन ये दिया जा रहा है कि वही कह रहे हैं कि इस पे भी हम कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तबका जो कि गांव देहात में रहता है जिससे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना नहीं आता, तो फिर वो इस एप्लीकेशन को कैसे यूटिलाइज करेगा या इस्तेमाल करेगा या वो कैसे मुस्तफीद हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए लेकिन हुकूमत कोशिश है। बताया जा रहा है कि जी अगर किसी मोटरसाइकिल को अपने नाम करना है तो इसकी फीस खत्म कर दी गई है। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह से रात तक खुले रहेंगे, हफ्ते और इतवार के रोज भी मोटरसाइकिल पर अपने नाम करवाई जा सकती है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल सारिफ को खुद कार निजाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। जरूरी है कि मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं, बैंक अकाउंट भी आपके नाम पर हो, आपका अपना शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालेंगे। अगर गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगी तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा जिसके इंदराज के बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको देना होगा। सब्सिडी की रकम बराह रास्त बैंक अकाउंट में ही जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध ने जो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर अब ईद आ रही है आगे, तो लोग अपने आबाई इलाकों को वापस जाते हैं ईद मनाने, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि रिलीफ दिया जाएगा और जो उस पर सारा जो खर्च आएगा वो हुकूमत अपनी जानिब से एक और चीज बहुत अच्छी की उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि जी जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं स्कूल की जो वैन्स जो है उनके किराए भी नहीं बढ़ाए जाएंगे और हुकूमत जो है चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो उसके लिए जो सब्सिडी का एक सिलसिला है वो हुकूमत खुद अरेंज करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो स्कूल्स हैं या जो कि वालिदैन पे जो इजाफी माली बोझ डालना चाह रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है ना वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और सख्ती से उस पे अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत ये इंतजाम तो करे लेकिन इसका ऑडिट चेक एंड बैलेंस बहुत मजबूत हाथों में होना चाहिए ताकि एक आम आवाम को भरपूर तरीके से रिलीफ फराहम किया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे खाने पीने की, तो हम बात कर रहे हैं लेकिन बात तो यह है कि खाना पकाएंगे कैसे, क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि जी गैस बहरान है। गैस बहरान होने के साथ साथ आपको नहीं पता सुबह 6 बजे मेरे ख्याल से 5 बजे अगर गैस आ रही है, 6 बजे आ रही है, 9 बजे तक आपने नाश्ता कर लेना। औकात ऐसे हैं जो कि जब दोपहर का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, रात खाने का टाइम है, तो उन पर जो है ना के लिए कुछ बंदोबस्त आपने किया है पहले? चाय हमारे पास तो है, लेकिन वैसे सुबह में अगर गैस चले जाए तो फिर आप क्या करेंगे इसके मुतबादल? अगर चाय चाहिए होगी, अगर चाय चाहिए होगी तो हम कभी कभी कोशिश ये होते हैं कि एक छोटे से सिलेंडर जो है वो घर में रखने चाहिए, या उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हे आजकल आ गए ना, इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं तो चाय वगैरह तो उस पर इजीली बन जाती है, लेकिन नाश्ता वगैरह या खाना जो है प्रॉपर वो उस पे बनने में जो है कैटल पे भी चाय तैयार हो जाती है, लेकिन क्या आपको पसंद है वो कैटल? नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती। जब तक चूल्हे पे पकी हुई चाय ना हो मजा नहीं आता। क्या बात है। हमने कल भी जो है ना गुज़िश्ता रोज बात की थी दूध पत्ती के हवाले से, लेकिन यही वाली बात है कि घर के ऊपर जो है वो चूल्हे पे बनी हुई चाय जो है, लेकिन अब ये बताएं कराची में जो कराची के शहरी हैं उनको गैस बंदिश की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है
और फिर औकातकार भी चेंज कर दिए हैं। ज़ाहिर है वो तवानाई और ईंधन बचाने की बातें हो रही हैं, तो इसी के साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा ही है। और गुज़श्ता रोज़ एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ताजरों की, जिसमें लॉकडाउन के हवाले से भी बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि 8 बजे तक मार्केट्स बंद हो जाएंगी। ऐसा ही है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि शादी हॉल्स जो हैं या जो फूड स्ट्रीट्स हैं या जो इस तरह के तफरीही मकामात होते हैं, उनके लिए भी जो है ना उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि 11 बजे तक 12 बजे तक फूड स्ट्रीट्स खुली रहेंगी और जो शादी हॉल्स हैं वो 11 बजे तक खुले रहेंगे। मार्केट्स का टाइम मेरा ख्याल है 10 से 9 से 10 के दरमियान का रखा गया था। प्रॉब्लम वही है कि शहरी कराची में जो लोग हैं ना, उनका उठने का जो टाइम है वही यहाँ तो सुबह ही रात में होती है। हाँ, सुबह रात में होती है, रात में सुबह होती है। तो या तो अब निजाम को तब्दील करना होगा सबको सुबह। और एनर्जी देखिए, ये तो अच्छी बात है, वक्त की भी बचत होगी और खास करके हम देखें इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी बचेगी, हमारी एनर्जी बचेगी। सुबह जो है वो उठ जाए, सुबह सुबह मॉल्स खुल जाने चाहिए सुबह 9 बजे। अगर आप वैसे देखें इंटरनेशनल, जारी आप भी टूर करते रही हैं, हर कोई जाता आता है और हमने देखा कि सुबह 8 बजे के बाद, चाहे वो मॉल हो, किसी डिजाइनर की शॉप हो। मिसाल वही वाली कि अगर हम अपने तारिक रोड की बात करें तो हमारा तारिक रोड पे जो शॉप्स बनी हुई हैं कि वहां पे अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे 12 बजे के बाद ही, आप अगर सुबह से उठे हुए भी हैं तो आप 12 बजे के बाद ही जा रहे होंगे कि जी हाँ, तब जाके सारी दुकानें ओपन हो जाएंगी। तो अब ये कि जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होगा तो हर कोई सुबह भी जल्दी उठेगा और जल्दी अपने काम निपटाएगा ताकि रात में सुकून से चैन से सो सके। लेकिन ये है ना कि देखिए इन चीजों पे जो अमल दरामद ना वो थोड़ा सा सख्ती के साथ जो है ना करवाया जाए या लोग खुद से जो ना एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। आपको एक चीज अगर फायदे, इस चीज से फायदा हासिल हो रहा है तो ये भी है कि आपने अपना सुबह जल्दी से शॉप खोली या आपका जो भी कारोबारी है वो खोलें और शाम को आप टाइम से घर चले जाएं। तो ये कि घर वालों के लिए भी थोड़ा सा टाइम, लेकिन हमें अपने नाज़रीन को जरूर ये बताना है कि जरा ये बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 10 से 12 बजे तक गैस बंद किए जाने का शेड्यूल नाफिज कर दिया गया है, जबकि दिन में 3 से 6 बजे भी गैस बंद रहेगी। सोई सौदर्न जराये का कहना है कि रात को गैस 10 बजे से सुबह 5:30 तक बंद होगी। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग भी जारी रहेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि FB एरिया है, नॉर्थ आज़माबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जिसमें गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुबह के औकात में सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बताया जा रहा है मलीर, खोखरा पार, लांढी, औरंगी, नॉर्थ कराची में गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी, जबकि गुलशन इकबाल, नॉर्थ आज़माबाद, गार्डन, लियाकताबाद में भी गैस की लोड शेडिंग रहेगी। ये तमाम सिचुएशन तो एक जानिब हमें नजर आ रही है जहां पे हम देख रहे हैं कि जी गैस की बंदिश के मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक और चीज है जो कि बड़ी जरूरी है, वो ये है कि जी हम सबको अब ऑल्टरनेट कोई कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे पास वैसे तो खैर देखिए कराची में अक्सर ये है कि गैस का एक शेड्यूल वैसे भी बना हुआ है कि रात के औकात में जो है वो गैस चली जाती है। और बहुत से घराने ऐसे भी होते हैं जहां लोग मर्द हजरात जो है वो देर से घर आ रहे होते हैं काम पे से वापस, तो ज़ाहिर ख़वातीन को फिर वो ताज़ा गर्म करना या पकाना जो भी है तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव वैसे भी रखे हुए होते हैं। लेकिन अब लाजमी है कि दिन में भी गैस नहीं है, सुबह में भी नहीं, तो आपको कोशिश यही करनी कि अपने पास इलेक्ट्रिक चूल्हे या सिलेंडर छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखें कि फ़ौरन, ज़ाहिर जो घर में ख़वातीन रहती हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है फरा के जिसके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं तो वो चूल्हे, अक्सर हमने इससे पहले भी बात की थी कि वो ज़ाहिर गैस नहीं आ रही है, वो चूल्हा ओपन ही है, पता भी नहीं है हमें, तो भाई घर के जो बड़े हैं उनके ऊपर ये फर्ज बनता है कि रात में, दिन में, हर वक्त, क्योंकि अगर 3 बजे दोपहर में अगर गैस नहीं भी है तो तब भी चूल्हा जरूर चेक करें कि आपका चूल्हा प्रॉपर बंद है या नहीं है। कि अगर 6 बजे के बाद, अगर आपको पता है कि गैस की टाइमिंग्स है तो आप अपना मेन वॉल बंद कर लें। ये एक अच्छी सजेशन है जो कि लोगों के लिए, ताकि लोग किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रह सकें। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो भारत से है और ये बताया जा रहा है कि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की है जहां हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि इनकी हुकूमत रियासत से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत तो है, हमारी हुकूमत में मुसलमान ना हो तो आप वोट लेके कैसे आगे आएंगे? मुसलमानों की भी इतनी तादाद वहां मौजूद है, जब आपको वोट चाहिए होते हैं अपनी हुकूमत के लिए तब तो आप मुसलमानों से वोट के लिए आगे चले जाते हैं, आप उनके खैरख्वाह बन जाते हैं। लेकिन जब आप बराजमान हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो दूसरे रवैये इख्तियार कर लेते हैं। और ये अभी की नहीं है, हम शुरू से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में या भारत की बात करें तो वहाँ बेशतर इसी तरीके से देखा जाता है कि मुख्तलिफ तबकात अपने ही उनके रिलीजन्स के बारे में, और ऐसे में मुख्तलिफ जो रिलीजन है उनके ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही है। अच्छा, ये जो आदित्यनाथ हैं इनका ताल्लुक बीजेपी से है जाहिर है, और आपको पता है कि वो उनका जो एक नजरिया है, जो हिंदू नजरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म का पाया गया और जिस तरह के बयानात उनकी
की जानिब से दिए गए कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे मुसलमानों को, या उनकी इबादत गाहों पे जो मस्जिद में जो स्पीकर्स लगे होते हैं तो उससे जो है वो तेज आवाज बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह की चीजें और भी बहुत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो दूसरे मजहब के लोग वहां रहते हैं, जैसे ईसाई हो गए, क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो रहती हैं, तो उनके लिए भी जो है ना वो काफी अजीब व गरीब बयानात उनकी जानिब से सामने आए। और उनका ये भी कहना था कि असम को मुसलमान दूरंदाजों से वो पाक करेंगे और हर मुस्लिम को जो है वो निशानदेही करके निकाला भी जाएगा। हाँ, लेकिन यही बात यहाँ इस तरीके से आ जाती है कि जमहूरी मुल्क होने के बावजूद अगर इस तरीके के जो है वो रवैये या मनाफरत जो है वो दिलों में पाई जाती है, तो ऐसे में फिर ऐसे मुल्क नहीं चलते। ऐसे जो हम ये कहेंगे कि जी इनका जो लास्ट समझ लें कि जो एंड होगा ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो एतबार एतमाद आप खो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर आपको वोटिंग राइट्स से भी आप महरूम हो जाते हैं। आप जमहूरियत का कार्ड खेलते हैं जब आपको अपनी वोट्स अपने लिए काम करना होता है, लेकिन जब आपका अपना काम हो जाता है तो फिर आप वहां जाके यहाँ पे मनाफरत का रंग देते हैं, या आप जो है लसानी फसादात बर्पा करने की कोशिश करते हैं। और ये अभी नहीं, हम देख रहे हैं कि बरसों से ये सिलसिले हिंदुस्तान में चलते हुए आ रहे हैं, और इससे बहुत से लोग मुतासर होते हैं, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसके साथ साथ सिख जो है कम्युनिटी बहुत मुतासिर होती है। तो इन तमाम चीजों पे जो है जो इनके आलाकार हैं उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें। और जब इंटरनेशनल प्रोपेगेंडास की भी तो कहानी है ना कि वो अपनी तरफ से भी तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। वो फिर उनके खुद मनगढ़ंत कहानियां, कुछ मुसलमान जो कि वहां के रिहायशी हैं तो उनका ये कहना था कि भाई हम तो यहीं के हैं, हम यहीं रहेंगे, हमारे आबा व अजदाद भी यही हैं, तो कोई भी हमें यहाँ से निकालने अच्छा, की। अवाम का जो रवैया है बड़ा जबरदस्त है। वो ये कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि इंडियंस की जो मतलब जो हिंदू बरादरी की उनकी शादियां होती है तो उसमें मुस्लिम्स भी जा रहे होते हैं, मुस्लिम की जो शादियां होती है उसमें हिंदू बरादरी आ रही होती है। इसी तरीके से कोई त्योहार होता है तो उसमें आपस में उनकी इतनी कोई वो नहीं है, जैसे कि ये जो आप कह लें कि जो पार्टीज हैं या जो सियासतदान है, ये सारे कुछ जो इनकी अपनी बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन जो वहां के अवाम है वो बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बहुत आपस में मोहब्बत से रहते हैं, और उस तरह का कोई भी रवैया उनकी जानिब से देखा नहीं जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि जब किसी चीज के बीज को बोया जाता है ना, तो फिर वो चीज जाहिर आगे बढ़ते हुए नफरत के फूल या नफरत के हम देखेंगे बगीचे ही बन सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और अफसोसनाक की खबर लकी मरवत से है। और ये वाकया एक ऐसा वाकया है जिसके ऊपर हम कहेंगे कि पूरी कौम शर्मसार है, क्योंकि इस तरह के वाकयात होने नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के वाकयात जब आ जाते हैं, यकीन कीजिए कि इससे पहले जब इसी तरह लकी मरवत का एक वाकया सामने आया था और हम ये देख रहे थे कि जी उसके ऊपर भी जब हम खबर पढ़ रहे थे तो हमें भी अफसोस हो रहा था कि ये खबर जो हम पढ़ रहे हैं क्या वाकई ऐसा मामला सामने आया। मैं ज़ैनब की केस की बात करूं, कुछ अरसा ही गुजरा है और अब ये फिर एक वाकया हमारे सामने आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं कि क्या वाकया है। बहुत अफसोसनाक खबर है और मुझे बताते हुए भी बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि लकी मरवत में 3 साल बच्ची को ज्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली है। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक भी की गई है, जबकि पुलिस का यह भी कहना है कि नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी गई है। अफसोसनाक जो खबर है लकी मरवत के हवाले से, और हमें देख रहे हैं मुतादिद बार इस तरह की जो वाकयात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। और क्यों नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि हमारी जो गिरफ्त है वो कमज़ोर हमें दिखाई दे रही है। अगर हमारी कानूनी गिरफ्त स्ट्रांग हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद, या सजाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का गुनाह, इस तरह का फेल करने से पहले 100 बार सोचे कि वाकई जो वही काम करने के लिए जा रहा है इसको कितना उसको भुगतना पड़ेगा। वाज़ेह तौर पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ लकी मरवत तो चले एक वाकया है, हम अगर इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, हम सिंध में चले जाएं, हम बलूचिस्तान में चले जाएं, हम पूरे किसी भी सूबे में चले जाएं, तो हमें इस तरह के वाकयात होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, होते बहुत वाकयात हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट होती है, तो फिर जाके समझ आता है कि वाकई में ये वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। लेकिन 3 साल की बच्ची का ये वाकया बताया जा रहा है, बहुत ही अफसोसनाक है कि 3 साल की बच्ची बहुत छोटी सी होती है, और मतलब जाहिर इस उम्र में 3 साल का बच्चा, मेरा ख्याल है कि
बोलना सीखता है, चलना सीखता है। अभी तो शायद उसने अपनी माँ की गोद से उतर के जो है ना अभी भागना सीखा होगा। अभी दुनिया का उसको कुछ पता ही नहीं ना कि उसमें क्या। लेकिन देखिए वही वही बात है, वहाँ पे दूसरी जानिब ना हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे वालिदैन, बच्चे अगर 3 साल का बच्चा और वो उससे थोड़ा सा दूर है तो कैसे दूर हो गया और क्या वजूहात हैं, मतलब वालिदैन क्या इस चीज को नहीं सोच रहे कि वो किसके साथ भेज रहे हैं, या अगर किसी के साथ भेजा भी है तो वो कौन है, क्या है। और आपको पता है इस तरह के मामलात में जो 90% जो केसेस होते हैं ना, या जो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, वो आपके अपने करीब के लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो ये उसी तरह के लोग होते हैं। बच्चों के मामले में वालिदैन को चाहिए कि किसी पर भी भरोसा हरगिज भी ना करें। आप अपने साथ लेकर जाएं, अपने साथ रखें, हर वक्त अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखें। कोशिश यही करें कि किसी भी अननोन बंदे को, या कोई भी आप इवन भले जानने वाला भी है, आप अपने बच्चे को उसके साथ हरगिज भी अकेला ना बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब एक और जो स्टोरी है बड़ी जबरदस्त है, एक अनोखी स्टोरी सामने आ रही है जहां ढोल बजाए जा रहे थे, ढोल की थाप पे रक्स हो रहा था, बताया जा रहा था कि शायद किसी की शादी है, फिर पता चला वो शादी नहीं है बल्कि एक डिवोर्स हुई है बेटी की। और उस बेटी की डिवोर्स के बाद उनके वालिद ने ढोल ताशों के साथ अपनी बेटी को वेलकम किया है। तो ये बड़ी एक जबरदस्त सी हमें एक स्टोरी नजर आई है। बेटी को तलाक हुई और वो घर वापस आई तो रिटायर्ड जज बाप ने खिलाफ तवक्को ढोल बजाकर मिठाइयां बांटकर उसका इस्तकबाल किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे इनका ये कहना है कि हमारे माशरे में तलाक को औरत के लिए एक बदनुमा दाग समझा जाता है, लेकिन शऊर की आगाही के साथ साथ ये रुझान दम तोड़ता जा रहा है। एक बाप ने बेटी की तलाक पर रोने धोने के बजाय बेटी की तलाक पर खुशियां मनाकर नई मिसाल कायम कर दी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखें, अगर खुदा न खास्ता अगर बेटियों के अपने ससुराल में या अपने शौहर के साथ जो है वो मामलात अगर ठीक ना रहें, अगर वो तलाक लेकर आ जाती हैं, तो उसमें कोई मायूब बात नहीं है। आप अपनी बेटी के ज़ाहिर सरबराह हैं, आप उसके बाप हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में जो है ना वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। ऐसा ही है। और एक और चीज़ है कि रोज़ाना की बुनियाद पे मेंटल टॉर्चर करना या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, अगर आपका माइंड नहीं मिल रहा है, अगर आप आपस में अच्छे तरीके से नहीं गुजर बसर कर सकते, तो वो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है वो सेपरेट हो जाए, एक दूसरे की रजामंदी से आप अलग हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फिर उसमें यह है कि वैसे ज़ाहिर आपको पता है कि हमारा जो माशरती रुझान है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, माशरे का रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन माशरे का रवैया कब तक ऐसा रहेगा, इसको सुधारना होगा। और इसकी एक अहम मिसाल हमने देखा कि जी जो इंडिया से हमें ये खबर मिली है, जहां ये बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक ये अनोखा वाकया मेरठ में पेश आया है, जहां एक रिटायर्ड जज की जो अकलौती बेटी जो थी, शर्मा करके उसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी शौहर के साथ तलाक हुई है, लेकिन ढोल बजाकर उसका इस्तकबाल किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि धूमधाम के साथ उसे घर लाया गया, रास्ते भर ढोल ताशे बजाए गए और साथ में जो लोगों ने रक्स भी किया। इस मौके पर वालिद के साथ खानदान के बहुत से लोग भी मौजूद थे और उन लोगों ने बताया जा रहा है कि जी ब्लैक कलर की शर्ट्स पहनी, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो शर्ट्स थी जिन पर जो है वो लिखा भी हुआ था कि आई लव माई डॉटर। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि वालिदैन जो है अपनी बेटियों को इस तरह से वेलकम करते हैं। जब उनकी जिंदगी में कोई इस तरह का कोई बुरा वाकया या कोई ऐसी चीज अगर हो रही होती है, तो वो अपने घर की, ये बहुत अच्छी चीज है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से हम वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम। इसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, इंडिया की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमने शामिल की कि जहां उनके फादर ने अपनी बेटी को तलाक के बाद जब वो घर आई तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा मैसेज भी गया। लेकिन नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और मैं इस चीज़ को यूँ भी अप्रिशिएट करूंगा कि वाकई में ये स्टोरी बहुत अच्छी है और इससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ लेकिन दूसरी जानिब जो है वो स्टोरी बताई जा रही है कि खास करके लोन के मामला सामने आ रहे थे पाकिस्तान, और खास करके हमने देखा कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बात की जा रही थी, जहां पर बताया जा रहा था कि जी जो लेन देन के मामलात हैं वहां पर पाकिस्तान चूंकि मखरूज है तो पाकिस्तान को कर्जे की अदायगी करनी थी। उस हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 4.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करना है। पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएई को 2 अरब डॉलर अदायगी का फैसला मुतबादल ज़राए से रकम का बंदोबस्त होने की बात किया है, जबकि ज़राए का यह भी बताना है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से ज़ायद की फरहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है।
हुकूमती ज़राए का यह भी बताना है कि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर यूएई को 3.5 अरब डॉलर्स की 3 मुख्तलिफ फोरम्स की अदायगियाँ होनी है, जबकि यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर होगा और यूरो बॉन्ड की अदायगी इस हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम 1.3 अरब डॉलर बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ज़राए से मिलकर जो है वो ये जो पेमेंट है वो यूएई को की जाएगी। ऐसा बहुत अच्छी बात है। चलें कि जो है वो अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे हक में होती जा रही हैं, बेहतर है और कर्जे से भी जो है वो निजात हासिल हो रही है साथ ही साथ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के जो मामलात रहे ना वो बहुत ज़्यादा, एक तो मुस्लिम ममालिक हैं और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बिरादराना ताल्लुकात उनसे रहे हैं और हर बुरे वक्त में सऊदी अरब हो यूएई हो हमारे साथ खड़े रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यूएई के साथ साथ हम अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े अच्छे मामलात हैं और हम यही देखते हुए आए कि जी सऊदी अरब का बड़ा एक इनिशिएटिव रहा है। जब भी पाकिस्तान किसी बुरे वक्त में जो है वो कभी कोई इमदाद की जरूरत होती है तो सबसे पहले हमारे साथ सऊदी अरब मौजूद होता है और ये वही बात है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक मुल्क है उसको चलाना है, मुख्तलिफ किस्म के हम देखते हैं कि कर्जा इजात हैं जिसको हल भी करना है, जिसके लिए अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ सतह पर देनी भी होती है। तो ऐसे में मुख्तलिफ ज़राए के साथ इमदादी सरगर्मियाँ जारी और सारी हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है पीएसएल के हवाले से, क्योंकि पीएसएल के मैचेस तो हो रहे हैं लेकिन नसीम शाह पीएसएल में नजर नहीं आ रहे। ये अफसोसनाक एक खबर है जहां हम देख रहे हैं कि जी बताया तो ये जा रहा है कि जी उनको इंजरी हुई है। क्या वाकई इंजरी के मामलात हैं या उनका जो एक हमने देखा था कि मुतनाज़िर ट्वीट है वो वायरल हुआ, उसके बाद के मामला सामने आ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? ऐसा ही कहा तो कुछ इसी तरह से जा रहा है क्योंकि नसीम शाह तो मुझे पर्सनली अच्छे भी लगते हैं, ज़ाहिर आपको पता ही है। और नसीम शाह आपको देख रहे होंगे, हो भी सकता है कि देख रहे हों, लेकिन यह है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। वो ये हैं कि इंजरी की वजह से उनको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पीएसएल से बाहर हो गए हैं। पीएसएल फ्रेंचाइज रावलपिंडी में जो है वो नसीम शाह गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बाहर होने की उनकी तस्दीक हो गई है। रावलपिंडी इंतजामिया का कहना है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हो गए थे। इंजरी की वजह से नसीम शाह गैर मुय्यना मुद्दत तक टीम से बाहर रहेंगे। टीम इंतजामिया का भी कहना है कि टीम का मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि नसीम शाह जल्द ही से रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद टूर्नामेंट में आखिरी मरहले में वापसी उनकी हो सकेगी। ठीक है। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि रावलपिंडीज का कहना है कि नसीम शाह के साथ खड़े हैं और इनकी मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि जी नसीम शाह के लिए कुछ मुतनाज़े जो हैं हमने देखा था कि जी मामला सामने आ रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि वज़ीर आला के लिए कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया था और वो ट्वीट ये भी बताया जा रहा था कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उन पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। साथ उनको मेरा ख्याल है अपील का हक जो हम बात कर रहे थे उस दिन भी के जी उसी हवाले से। लेकिन ये हो भी सकता है कि इंजरी के मामलात हो भी सकते हैं, ऑब्वियसली वो ये बताया जा रहा है कि खिलाड़ी हैं और जाहिर है कि कराची किंग्स के साथ उनका मैच था जिसमें वो इंजरी का शिकार हुए, जिसके बाद अब सिलसिला यही है कि जी जो खास करके अब इंजरी के मामलात हैं तो डेफिनेटली वो रेस्ट पर होंगे। रेस्ट होने की वजह से वो पीएसएल से इस वक्त बाहर हैं, लेकिन जैसे ही वो रिकवर हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर उनको दोबारा से अपनी फिर वो जो सारे ट्वीट वगैरह के मामला थे उसके बाद उनको वो शो कॉज नोटिस मिला था जिनका वो जवाब उनको देना था और 2 करोड़ का जो हम बात कर रहे थे कि 2 करोड़ का हट जाना जो है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये कि अब देखते हैं कि आगे मामला क्या होते हैं, कानूनी कार्रवाइयां जारी और सारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अब आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो पीएसएल चलने एक जानिब है, लेकिन पीएसएल के खत्म होने के बाद फिर एक बुखार शुरू हो जाएगा। अभी तो पीएसएल का बुखार है, वो लड़कों का फेवरेट बुखार है, वो है मंडियां, जो कराची में जो मंडियां लग रही हैं, वो कहते हैं मंडी का बुखार, कहते हैं ईद उल अज़हा का बुखार लोग कह रहे होते हैं। तो भाई अभी आपको पता है कि अभी से ही हम ये देख रहे हैं कि जी ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है उसके लिए लोगों ने मंडियों का रुख कर लिया है, लोग अब मंडी जाना शुरू कर रहे हैं। हम कल बात कर रहे थे जो कराची में नॉर्दर्न बाईपास पे जो मंडी सजी है, तो आप कब जा रहे हैं जानवर लेने? अच्छा जी, नॉर्दर्न बाईपास पर जो मंडी सजी है उसके लिए अभी तो सजना शुरू हुई है, लेकिन वहाँ पे जो इंतजामात किए गए वो काबिल दीद हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी जो इंतजामात किए जा रहे हैं वहाँ पे हमने देखा कि जी खास करके इस इंतजामात में लाइटिंग का अच्छा इंतजाम किया जा रहा है, वहाँ पे पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म की भी कोई सिक्योरिटी
सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर किसी को होंगे भी तो उससे बचा जा और सके। दूर दराज इलाकों से जो है वो व्यापारी अपने जानवर लेकर आए और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अच्छी इस बार कीमतों सस्ते पर होंगे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो जानवर नहीं हो रहे हैं, इसलिए तादाद ज्यादा होगी और ज्यादा होगी तो शायद ऐसा हो सकता है। खैर ये तो लेकिन ये वक्त ही बाकायदा बताएगा। तौर पे इफ्तिताह जो है ना मंडी का कर दिया गया है। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने जो है ना उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है बाकायदा तौर पे। तो मेरे ख्याल से खुसूसी पैकेज है वो मुलाहिजा फरमाया। ऐसे ही हमारे पास एक खुसूसी पैकेज होगा, आप वो देखें, एंजॉय कीजिए। नॉर्दर्न बाईपास अवाम दोस्त मंडी में ईद उल अज़हा से कबल रौनक और खुशी का समा था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की आमद पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को खूबसूरती से सजाया गया। तकरीब का आगाज कुरान ख्वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआओं से हुआ। डिप्टी मेयर ने मंडी का मुआयना किया और इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि मैं इंतजामिया को यकीन दिलाता हूँ कि पिछले साल की तरह रवा साल इंतजार हुआ खत्म। शहर कराची में लगने वाली नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। नॉर्दर्न बाईपास मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है, जहाँ पे व्यापारी साल भर की मेहनत के बाद अपने पाले हुए जानवर फरोख्त करने के लिए लाते हैं। इस मंडी में हर किस्म के जानवर दस्तयाब होते हैं। जानवर खूबसूरत रंगों नस्ल के साथ खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है और अभी तक 6 ट्रक नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी लाए जा चुके हैं। नौजवान शहर में लगने वाली दीगर मंडियों का भी रुख करते हैं और दूसरी जानिब कराची वालों का शौक भी किसी से कम नहीं। कराची में शौकीनों के लिए एक निजी सोसाइटी मुख्तस कर दी गई है, जहां कैटल फार्म्स में खूबसूरत रंग, आला नस्ल और मुनफरद प्रिंट्स के हामिल जानवर मौजूद हैं। ऐसा मुनफरद शौक शायद ही पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिल सकता है। बात तो शौक की हो रही है। शौकीन हजरात तो इस मंडियों को एंजॉय करेंगे आने वाले वक्तों में भी, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि जी पुरानी फिल्मों का रिवाज अब भी बरकरार है। वो लोग जो कि पुरानी फिल्में देखना चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। बताया जा रहा है कि पुरानी पाकिस्तानी फिल्में कैसी होती थी, जहां कहानी आहिस्ता चलती थी मगर दिल तक सीधी पहुंचती थी। वो फिल्में जिनमें खामोशी भी और मुकालमा भी होती थी और एक नज़र पूरा मंजर समझा दिया जाता था। पुरानी फिल्मों की एक दास्तान है जो कि फ़नी अंदाज में पेश कर रहे हैं सुहेल इब्राहिम। पुरानी पाकिस्तानी फिल्में जहां कहानी आहिस्ता चलती थी मगर दिल तक सीधी पहुंचती थी। वो फिल्में जिनमें खामोशी भी मुकालमा होती थी और एक नजर पूरा मंजर समझा देती थी। हीरोइन की आंखों में शर्म की चमक और लहजे में तहजीब बोलती थी। कर बैठा उड़ने की भूल। गाने फिल्म का वक्फा नहीं होते थे, वही कहानी का सबसे गहरा एहसास होते थे। पुरानी पाकिस्तानी फिल्में हमें ये सिखा गईं कि कम लफ्जों में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। और अब बात करते हैं उस दौर की जहां फिल्में ना सिर्फ ज़ौक़ो शौक से देखी जाती थी बल्कि जहां जज्बात सच्चे और लॉजिक छुट्टी पर होती थी। दिल शीशा समझ के तोड़ दिया। पुरानी फिल्में जिनमें कहानी कम और कमालात ज्यादा होते थे। पुरानी फिल्मों में हीरो गरीब जरूर होता था, लेकिन हीरोइन के घर पियानो ऐसा होता था जैसे अभी लंदन से इंपोर्ट हुआ हो। और हैरत की बात यह है कि हीरो न सिर्फ पियानो बजाना जानता था बल्कि गाना गाते हुए हीरोइन को बेवफाई के ताने भी दे देता था। और हाल में बैठे बाकी लोग ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। पुरानी फिल्मों में हीरोइन की सहेलियां पहले से जानती थी आज हीरो या हीरोइन की तरफ से कौन सा गाना गाया जाएगा, इसीलिए सब सहेलियां घर से प्रैक्टिस करके आती थी कि कहीं सर लग गया तो इज्जत का जनाजा न निकल जाए। मेरा नाम मोहब्बत में लाखों दिल तड़पाए। पुरानी फिल्मों में बुरी खबर सुनते ही हाथ में पकड़ी चीज जमीन पर जरूर गिरती थी, चाहे वो कप हो या पूरा थाल। गोया खबर कम और हाथ ज्यादा कमजोर होते थे। पुरानी फिल्मों में बारिश बहुत समझदार होती थी। हीरोइन रो रही हो तो बारिश, हीरो जज्बाती सीन में हो तो बारिश,
डायलॉग बोलते बोलते रुक जाए तो बारिश, लेकिन खेतों को पानी की जरूरत हो तो बारिश छुट्टी पर होती थी। पुरानी फिल्मों के खत व्हाट्सएप और ईमेल से भी जदीद होते थे। खत खोलते ही भेजने वाले की वीडियो चल पड़ती थी और वो खुद ही बताता था कि इस खत में क्या लिखा है, यानी खत कम, यूट्यूब व्लॉग ज्यादा होता था। प्यारे सलीम, एक मुद्दत के बाद आज तुम्हारा खत मिला है। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैंने तुम्हारे खतों का जवाब नहीं दिया। पुरानी फिल्मों में पुलिस सिर्फ 2 मौकों पर आती थी, या तो सब मर चुके होते थे या हीरो विलन को मार चुका होता था। आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं, एक मेहरबानी और कीजिए। पुरानी फिल्मों में पुलिस हमेशा आखिर में आती थी और आते ही कहती थी हमें सब पता था। तो भैया अगर पता था तो पहले क्यों नहीं आए? पुरानी फिल्मों में डॉक्टर नब्ज देखकर कहता था इनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और मरीज अगले 20 साल तक फिल्में करता रहता था। कई सालों से कभी कभी लगता है कि अब ये साथ छोड़ जाएगा। क्या करें? घबराओ नहीं, इतनी जल्दी नहीं मरने का मैं। और सबसे दिलचस्प बात, पुरानी फिल्मों में अगर मोबाइल फोन होता तो 3 घंटे की फिल्म सिर्फ 3 मिनट में खत्म हो जाती। पुरानी फिल्मों में आंसू भी एक्टिंग करते थे। हीरोइन रोए तो आंसू सीधे गाल से गिरकर कैमरे के सामने आते थे। ऐसा लगता था आंसू भी डायरेक्टर की हिदायत पर गिरते हैं। पुरानी फिल्मों में गाने सब मसले हल कर देते थे। दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। बाप नाराज गाना, माँ बीमार गाना, बच्चा बीमार गाना। विलन सामने गाना, और विलन भी खड़ा होकर सुनता था कि पहले गाना तो मुकम्मल हो जाए फिर कुछ आगे बात करें। तो ये थी पुरानी फिल्में जहां लॉजिक को छुट्टी और जज्बात को प्रमोशन मिलती थी। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। क्या बात है भाई, आपने देखा रेशम भी, मीरा भी, रीमा भी, ऐसे ही है। साइमा भी, नदीम बेग भी, मतलब पुराने सारे जितने भी अदाकार हैं वो सब मौजूद थे। और बड़े हम ये देखें अगर कि वो उस दौर में 90s के दौर की बात हो रही है तो हमसे भी पुराने वाले लोग हैं, लेकिन बात वही है कि जी आज भी अगर वो रंगीन दौर देखें तो अच्छा लगता है। बॉलीवुड की बात करते हैं हम, हॉलीवुड की बात करते हैं, वहीं अगर हम लॉलीवुड की बात करें, म्यूजिक देखिए आप कितना हसीन है, जबरदस्त म्यूजिक, बिल्कुल स्लो आपको दिखाएंगे और इतना खूबसूरत कपड़ों का वो कलर्स और मेकअप सारी चीजें, तो ये बहुत अच्छी, मुझे तो अच्छे लगते हैं। हाँ, सुहेल इब्राहिम की हमेशा से रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है, आज की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से प्रोग्राम का वक्त अब हमारी जो है वो इख्तिताम के जाने बढ़ रहा है, तो हमें इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, रोजाना के यहाँ पे देखते रहिए हमारा खुद प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।